नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑनलाइन स्टडी के अंदर। बात करते हैं पार्ट 2 विश्व जनसंख्या घनत्व में वृद्धि पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट। बात करें पार्ट 2। चलिए आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक 3 भागों में बांटे गए हैं। भौतिक, पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है वो सामाजिक कारक। तीसरा है वो सामाजिक कारक है। चलिए दोबारा देखिए विद्यार्थियों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। भौतिक भू आकृति से संबंधित है। जितने भी हमें परिदृश्य भौतिक आकृति में पर्यावरण दिखाई देते हैं, भू आकृति जितने भी हम आंखों से देख सकते हैं, भू आकृति से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जितने भी कारक हैं वो इसमें आए, भौतिक कारक। चलिए पहला प्रश्न जैसे इसमें कर सकते हैं हम जल। जल की बात करें तो जल है वो नदी घाट में स्वच्छ जल प्राप्त होना चाहिए। जल कैसा प्राप्त हो? स्वच्छ जल। कहने की बात यह है कि जहां पे स्वच्छ पेयजल की आप रखियो, जनसंख्या वहां पे सघन पाई जाती है। हम देखते हैं जितनी भी सभ्यताएं पनपी है वो सारी की सारी नदी घाटी क्षेत्र में ही पनपी है। तो मानव बसाव के लिए स्वच्छ पेयजल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में बात करते हैं हम वायु। वायु जहां पे शुद्ध वातावरण, हवा क्या हो? शुद्ध हो, स्वच्छ, यही कह सकते हैं शुद्ध वायु। वहां पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो मृदा। मृदा जहां पे नदी घाटियां होती है, अन्य प्रकार सभ्यताएं वहां पे ज्यादा पनपी है। कारण ये होता है कि नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टियां लेके आती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। तो उन उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि गहन खेती की जाती है वहां पे। गहन खेती का मतलब साल में कम से कम 3 फसलें ली जाती है गहन। तो गहन खेती होती है वहां पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो मृदा का उपजाऊ मृदा, मृदा कैसी हो? उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। इसका मतलब है समतल मैदान। उपजाऊ मृदा हो, समतल क्या हो? मैदान हो। समतल मैदान वहां पे भी मानव बसाव के लिए अनुकूल दशाएं होती है, क्योंकि जो पठार होते हैं या पर्वत होते हैं वो मनुष्य के रहने लायक विषम परिस्थितियां होती है, वहां पे रहने लायक स्थिति नहीं होती है, इसलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके विपरीत जहां उपजाऊ मृदा होती है, समतल मैदान होती है, वहां मानव बसाव क्या है? सघन पाया जाता है। आर्थिक कारक। आर्थिक में है पहला हम बात करेंगे व्यवसाय। व्यवसाय व्यवसाय का अर्थ है जहां पे मनुष्य अपने रोजगार, जहां पे मनुष्य को रोजगार की ज्यादा प्राप्ति हो या अर्थ से संबंधित धंधे हो, वहां पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। हमें पता है कि ज्यादा फैक्ट्रियां जो है, कारखाने जो हैं वो कहां पे पाए जाते हैं? नगरों में। नगरों में इसका मतलब बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहां पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। महानगरों में जनसंख्या दबाव पाया जाता है। इसके लिए जरूरी होती है वो शिक्षा।
आजकल हम देख रहे हैं जैसे राजस्थान की बात करें, शिक्षा नगरी कोटा है, तो जहां पे शिक्षा नगरी है वहां पे भी जनसंख्या सघन पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि वो जरूरत होती है वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इस वजह से जहां पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, वहां पे लोग निवास करना पसंद करते हैं। अब आता है सामाजिक कार्य में समाज। देखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है समाज। हम ये जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, जो कि समाज में रहना पसंद करता है, एक समूह में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसमें सामाजिक भावना प्रबल होती है। समाज में रहने से उसको क्या मिलती है? सुरक्षा। समाज में से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। उसकी जो सामाजिक भूख होती है समूह में रहने की, या यूं कहें रिश्तों की जो भूख होती है, वो समाज में रहने से ही पूर्ति होती है, और उसी वजह से वो समाज या समूह में रहना पसंद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण वो है धार्मिक। धार्मिक का अर्थ यह है कि मनुष्य, हमने पढ़ा कि मनुष्य एक स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, जो समूह में या समाज में रहना पसंद करता है। उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं, कुछ देवता जिनको वो मानता है, मान्यता होती है। तो जहां पे उसके जो देवता से या धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, वहां पे वो बसना ज्यादा पसंद करता है, ताकि वो अपने धार्मिक भावना से जुड़ा रहे। तो धार्मिक स्थल जो है, धार्मिक स्थल, वहां पे जनसंख्या क्या पाई जाती है? सघन पाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार अपने देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। जिसमें पहला है भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है सामाजिक। भौतिक कारक में जल है, वायु है और मृदा है। आर्थिक कारक में हमने पढ़ा नगर, व्यवसाय, शिक्षा, और सामाजिक कारक में हमने पढ़ा समाज, धार्मिक स्थल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जिसमें पहला है प्रवास। प्रवास क्या होता है? प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जैसे ये ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना, ए बिंदु को बोलेंगे उद्गम स्थल और इसको बोलेंगे गंतव्य। गंतव्य स्थल, जैसे ए स्थान से उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल यानी बी पॉइंट तक जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अपना अणु आसान काम करो, जब आदमी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाए, एक जगह दूसरी जगह पर अपन अठू नक्के जावा, कहीं नक्के रह लग जावा या कोई बिजनेस करने खातिर जावा, तो वो आपों के जगह को प्रवास करना है। आन एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कराओ। उद्गम स्थल कौन सा होगा? जैसे जी मानो अपन जयपुर से हम जा रहे हैं, भाई कोटा जा रहे हैं, या यूं कह दें हम कनाडा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जयपुर से हम कहां पे जा रहे हैं? कनाडा। राड़ भाषा में समझोगे अपन जयपुर, हां जयपुर में अपन जा रहे हैं, कनाडा पढ़ने खातिर जा रहे हैं, जयपुर कमाना से जाओ। तो जयपुर है आपन के जगह उद्गम स्थल हो जाएगा और कनाडा है वो गंतव्य स्थल हो जाएगा। तो आपन के होना है प्रवास होना है। अब प्रवास भी 2 प्रकार का होता है। एक तो है उत्प्रवास, एक तो है उत्प्रवास और दूसरा है अप्रवास।
अब समझो क्या पहले मैं आड़ू समझा दूं फिर एक परिभाषा लिखांगा मैं। उत्प्रवास और आप्रवास। उत को अर्थ हुए जानो आवर्त आ आणो आप्रवास हो देखो जे आपा कहो अपन जयपुर हां और जयपुर में आपा कट गया कनाडा पर साथ गया तो कनाडा अपन जाना है कहीं जाना है जयपुर तो जयपुर तो अपन हो जाएगा उत्प्रवास तो जयपुर में तो अपन के हो गयो उत्प्रवास अपन कट गया कनाडा तो कनाडा में अपन के हो गयो आप्रवास। स्टार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रकार कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। प्रवास के प्रकार जैसे हम प्रवास के प्रकार प्रवास प्रवास 3 प्रकार का होता है स्थायी अस्थायी। स्थायी प्रवास अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। स्थायी प्रवास अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास जैसे कैसे होता है गांव से गांव हो सकता है गांव से शहर हो सकता है और शहर से शहर में हो सकता है। होता कैसे ये तो पढ़ हमने प्रवास के प्रकार कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। प्रवास 3 प्रकार होते हैं। प्रवास कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा स्थायी प्रवास अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। जो कैसे हो सकता है गांव से गांव हो सकता है गांव से शहर हो सकता है या शहर से शहर हो सकता है। कैसे देखिए स्थायी प्रवास नाम से स्पष्ट स्थायी जब मनुष्य किसी कारणवश या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब किसी दूसरी जगह जाकर हमेशा के लिए परमानेंट रूप से स्थायी रूप से निवास करने लग जाए तो उसको कहा जाता है स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास का अर्थ होता है कि जब मनुष्य काम करने के लिए गांव से शहर जा रहा है या यूं कह सकते हैं छोटे शहर से बड़े शहर में जा रहा है। जब तक वो रोजगार करता है तब तक वहां पे रहता है 12 महीने 6 महीने 5 साल 10 साल 15 साल और वापस उसकी फैमिली अपने गांव में रहती है या फिर वो वापस अपने परिवार के पास वापस आ जाता है या कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में है जब वो रह रहा है जॉब के दौरान कहीं एक जगह रह रहा है और रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गांव में आ जाए इस पर कहा जाता है अस्थायी प्रवास। मौसमी प्रवास होता है मौसम के अनुसार ऋतु के अनुसार जो प्रवास किया जाता है उसको मौसमी प्रवास कहा जाता है। ये ज्यादातर जो मजदूर होते हैं श्रमिक वर्ग होते हैं या जो गडरिये होते हैं भेड़ बकरी चराने वाले उनमें देखा जाता है। ये क्या करते हैं जैसे हम बात करें बकरावाल जनजाति हिमालय में तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तो पहाड़ों में चले जाते हैं जब मैदानों में धूप ज्यादा हो या घास खत्म हो जाए पशुओं का चारा समाप्त हो जाए तो ऊपर हिमालय में ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं और जब शीत ऋतु आती है तो हिमालय में जब बर्फ पड़ती है तो वो नीचे मैदानों की तरफ आ जाते हैं। उस प्रकार के प्रवास को क्या कहा जाता है मौसमी। एक ऋतु के अनुसार जो मौसम के अनुसार जो प्रवास होता है उसको मौसमी प्रवास कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रवास के कारण। प्रवास के कारण प्रवास के कारण प्रवास के क्या कारण होते हैं। प्रवास के 2 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं 2 कारण। प्रतिकर्ष और दूसरा होता है अपकर्ष। प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष जिसमें होता है अशिक्षा बेरोजगारी असुरक्षा की भावना चिकित्सा अभाव चिकित्सा की कमी जिसको कह सकते हैं। प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष का अर्थ होता है कोई चीज को
धकेल, जो चीज हमें नापसंद आती है। कौन सी कारण है कि जो मनुष्य को नापसंद है, जिस वजह से वो एक स्थान को छोड़ देता है? तो वो कारक होते हैं अशिक्षा। मान लीजिए किसी जगह पे शिक्षा अच्छी नहीं है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, तो क्या करेगा? जैसे गांव है, ढानियां हैं, जहां पे अच्छी शिक्षा नहीं है, विद्यालय नहीं होते, तो वो शिक्षा के लिए बड़े शहरों में निवास करने लग जाता है। इसके अलावा बेरोजगारी, लोग रोजगार की तलाश में भी क्या करते हैं? एक स्थान को छोड़ देते हैं। असुरक्षा की भावना, कई बार मनुष्य, मैंने पहले बताया आपको कि मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी, समूह में रहने वाला होता है, उसको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सरकार उसके परिवार की, उसके बाल बच्चों की सुरक्षा करे, तो वो सुरक्षा की भावना से अपने समाज के, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी सामाजिक समूह में रहना चाहता है। इस वजह से वो क्या करता है? इस शहर में निवास करने लग जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है चिकित्सा सुविधाएं, कि मनुष्य चाहता है कि उसको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, तो चिकित्सा की जहां कमी होती है वहां पे लोग कम निवास करते हैं। इसके अलावा बहुत से कारक हैं, अगर पानी की कमी हो, पेयजल की कमी हो, पेयजल की कमी, बिजली का अभाव, ऐसे बहुत से कारक हैं जो कि प्रवास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अवकाश, वे कारक जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करें। ऐसे कौन से कारक हैं कि जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करें, बुलाते, खींचते हैं? तो उनमें देखिए ज्यादा रटने वाली आवश्यकता नहीं है, मैं आपको याद रखना है, बस सेम के सेम ये है, यहां से ए हटाते जाओ। जैसे ऐसे है, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? शिक्षा। बेरोजगारी है, इसके विपरीत हो जाएगा रोजगार। सुरक्षा की भावना यानी सुरक्षा। चिकित्सा की कमी थी, वहां पे लिखेंगे चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा और पेयजल आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था। यानी वे कारक जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन से? शिक्षा, जहां पे बेहतर शिक्षा होती है, अच्छी शिक्षा होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है, मनुष्य वहां पे निवास करना पसंद करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि रोजगार की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो जहां पे उसको रोजगार मिले, वर्ष भर काम की सुविधा मिले, वहां पे लोग ज्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा जहां पे उनको महसूस हो कि अपना परिवार, अपना जो घर है वो सुरक्षित, अपने बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वहां पे निवास करता है। और इसके अलावा जहां पे अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां के जनसमूह सघन निवास करता है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल हो, पीने के लिए पानी की आपूर्ति हो, कमी न हो, और बिजली की भी क्या हो? समुचित व्यवस्था हो, यानी लाइट ज्यादा ना कटे हो, बढ़िया यहाँ लाइट की व्यवस्था है, बैठा लोग ज्यादा निवास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा।